जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे कंप्यूटर की तैयारी। जैसे आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा होने वाली है, जिसकी वैकेंसी लगभग आपको लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिल सकती है, या फिर एग्जाम भी हो सकता है, या फिर वैकेंसी अभी आपके फरवरी में मिल जाए। लेकिन एग्जाम तो अभी नहीं होगा, ये तो लगभग आप मान के चलिए। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जो ये वैकेंसी है किसकी, छात्रावास अधीक्षक की, उसमें आपको 50 में 25 नंबर पाना अनिवार्य है कंप्यूटर में। और उसका टफ क्वेश्चन रहता है। तो हम अभी जो एमसीक्यू करने वाले हैं ये वो आपको एडवांस लेवल के देखेंगे, है ना। और इसके बाद हम जो छत्तीसगढ़ में जो प्रश्न आए हैं वो भी देखेंगे। साथ में जब एसएससी है और एसएससी रेलवे का जो क्वेश्चन पैटर्न रहता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिन ब दिन जो है व्यापम का भी स्तर बढ़ते जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर जो त्रुटियां किस कारण होती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है क्रमादेश त्रुटि, हार्डवेयर की विफलता, मीडिया की दोष, या फिर डेटा की प्रविष्टि में त्रुटि। एक बात याद रखिएगा, कंप्यूटर कभी भी, कंप्यूटर कहने का मतलब मशीन कभी भी गलती नहीं करता। मशीन खराब हो सकता है लेकिन मशीन गलती नहीं कर सकता। तो क्रमानुदेश गलती नहीं होगा, ठीक है। हार्डवेयर की विफलता भी नहीं आएगा, मीडिया का दोष भी नहीं आएगा। सबसे अच्छा इसका उत्तर होगा डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। मतलब जो यूजर है, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, वो गलत तरीके से डाटा प्रविष्ट कर रहा है, इसलिए जो उसका रिजल्ट है वो गलत आता है ना। क्योंकि कंप्यूटर गलती नहीं करता, इसका कारण ये है कि कंप्यूटर के पास स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं है। और जिसके पास स्वयं की सोचने की क्षमता नहीं है वो क्या गलती करेगा। इसलिए इसका उत्तर सही होगा हमारा डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। यूजर के द्वारा डेटा प्रविष्ट करते समय गलती करने की वजह से उसमें गलतियां देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट मतलब ऐसा है जो प्रिंट करते समय हैमर और रिबन या फिर पेपर के मध्य एक स्ट्राइक मारता है, उसके एक संपर्क में आता है। मान लेता हूँ ये एक पेपर है ना। और प्रिंटर करने के लिए ये ड्रम लगा है या फिर हैमर लगा है, तो पेपर और ड्रम या फिर पेपर और हैमर के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा, इस पर चोट लगाया जाएगा। तो वैसा इम्पैक्ट का मतलब होता है चोट लगाना। तो इंकजेट प्रिंटर में चोट नहीं लगता, इसमें स्प्रे के माध्यम से होता है। बबल जेट प्रिंटर तो हमने वैसे तो नहीं सुना है, लेकिन आगे हो सकता है प्रिंटर होगा। लेजर प्रिंटर में लाइट से प्रिंटर होता है, लेकिन डेजिबल प्रिंटर है उसमें हैमर के द्वारा प्रत्येक अक्षर के लिए रिबन में एक प्रेशर लगाकर उसमें ठोकर लगा जाता है, और उस ठोकर की वजह से पेपर में कुछ प्रिंटिंग आती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा इसी वीडियो में, आप इसी वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपको उसको कंप्लीट वीडियो पढ़ाएंगे कि किस प्रकार इम्पैक्ट प्रिंटर, प्रिंटर के टाइप वगैरह सब कुछ बताएंगे। अगला प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने। ये प्रश्न कई बार आपको छत्तीसगढ़ के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए कि पहला कंप्यूटर बनाया था डगलस ने बनाया था। अगला प्रश्न हम चलते हैं, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया गया जा सकता है। देखिए, अब ऐसा प्रश्न हम बहुत कम देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रश्नों में, ठीक है। तो इसलिए आपको एडवांस पढ़ाया जा रहा है कि नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। तो जो नॉट गेट है, एकल नोट के द्वारा बिल्कुल नहीं, डायोड के द्वारा नहीं, एकल विद्युत रोधक बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर है एकल ट्रांजिस्टर की मदद से हम नॉट गेट को बना सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति, ठीक है, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहा जाता है। पुनरावृत्ति का मतलब है जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक ही कार्य को बार बार कराना होता है हमको, है ना। एक ही कार्य को बार बार कराना तो है, एक ही प्रकार के, एक ही पैटर्न को। तो ऐसे चीजों को यदि आप कंप्यूटर थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, इस चीज को हम कहते हैं लूपिंग।
ठीक है, इस चीज को क्या कहते हैं हम, लूप कहते हैं। लूप मतलब उसी कार्य को दोहराना। जैसे आपको टेबल बनाना है 1 से 10 तक, तो उसका एक फिक्स नियम होगा, वो 1 से 10 तक लिखेगा, फिर से 1 से 10 तक लिखेगा, इसी प्रकार से वो लूप चलते रहता है जब तक उसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन रहती है लूप से बाहर आने के लिए, है ना। यदि कंडीशन फुलफिल होता है तब वो लूप से बाहर आता है, वरना कंडीशन फुलफिल जब तक नहीं होगा तब तक वो उसी लूप में जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। कंपाइलर क्या होता है, तो कंपाइलर होता है जो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है, उसको हम कंपाइलर कहते हैं। 6वां नंबर प्रश्न, निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर इसके कचरे को क्या कहा जाता है। तो सबसे अच्छा इसका उदाहरण है ई कचरा, है ना। चाहे वो कंप्यूटर हो या फिर डिजिटल कोई भी डिवाइस हो, यदि वो हमारे लिए बेस्ट है तो उसको हम ई कचरा के नाम से जानते हैं। पीसी कचरा नहीं आएगा, भौतिक कचरा, कंप्यूटर कचरा इस प्रकार से नहीं आएगा। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन जिसकी कार्य क्षमता समाप्त हो चुके हैं, अब वो इंसानों के उपयोग के लायक नहीं है, ऐसे कचरा को हम ई कचरा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, ठीक है। कोडांतरक जो है एक प्रोग्राम है। ये जो कोडांतर है एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। देखिए ऐसा प्रश्न आप देखे जरूर हैं, लेकिन इसका हिंदी वर्जन आपको नहीं पता है, तो इसे वो होता है। देखिए कोडांतर का मतलब है किसी स्पेसिफिक कोड के लिए हम कुछ नाम या फिर डेटा या फिर कोई कीवर्ड यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं कोडांतरण, ठीक है। तो ये आपके होता है असेंबली लेवल में यूज होता है, ठीक है। ये जो कोडांतरण वाला शब्द है आपकी जो किसमें होता है, असेंबली लैंग्वेज में उपयोग होता है। जैसे ऐड, सम, इस प्रकार की जो कुछ कीवर्ड हैं उसको क्या करता है, वो मशीन लैंग्वेज में इसको चेंज करता है। ये लिखा है ना रूपांतरण, तो कोडांतर से मशीन तक। कोडांतरण मतलब जैसे आपने ऐड लिखा तो ऐड करने से वो जोड़ देगा, तो ऐड करने से जो उसका जो रूपांतरण है वो मशीन लैंग्वेज तक होता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है कोडांतरण। तो इसका ऑप्शन, उसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोडांतरण से मशीन तक, ठीक है। और यदि पूछा जाए तो किस लैंग्वेज में, तो ये असेंबली लैंग्वेज में उपयोग होता है। इसको हम कहते हैं स्मृति स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, स्टार्ट प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी। ये प्रोग्राम एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि स्टार्ट प्रोग्राम की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा हुई थी। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर देखते हैं कि कोडान स्टार्टिंग के पेज में जाइए, इसमें इसके आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेस पास्कल और जॉन मुचली। तो इसका आंसर है, जो हम स्टार्ट मेन्यू देखते हैं उसका श्रेय जाता है जॉन वॉन न्यूमैन को, ठीक है। अगला प्रश्न 9वां नंबर है, निम्नलिखित में से डीबीएमएस की पहचान कीजिए। निम्न में से डीबीएमएस की पहचान कीजिए। तो डीबीएमएस क्या होता है, एमएस एक्सेस है, बिल्कुल नहीं। एमएस पावर पॉइंट डीबीएमएस है क्या, डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये होता है हमारा पीएलएसक्यूएल में, तो ये है हमारा डीबीएमएस, ठीक है। पीएलएसक्यूएल हमारा डीबीएमएस है, एमएस एक्सेस भी नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, चूक से माउस से एक आवेदन चलाने के लिए निम्न में से किसको करना होता है। मतलब कोई भी अगर माउस से आपको कोई भी आवेदन मतलब एप्लीकेशन ऑन करना है तो हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। देखिए ये आपके कंप्यूटर के सेटिंग के ऊपर होता है। लगभग डबल क्लिक करने पर जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो डबल क्लिक पर ऑन होती है ना। यदि आप चाहें तो उसको सिंगल क्लिक पे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमको एकल क्लिक नहीं लेना है। जो सिस्टम के साथ बाय डिफॉल्ट सेटिंग आती है उसी के अनुसार प्रश्न जनरेट किया जाता है या फिर प्रश्न को बनाया जाता है। तो हम किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करने के लिए, किसी भी फाइल को चलाने के लिए हम डबल क्लिक का उपयोग करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डबल क्लिक, ठीक है। दायां क्लिक नहीं आएगा, बायां क्लिक नहीं आएगा। हम किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए डबल क्लिक का उपयोग करते हैं। मैंने बताया ना, चाहो तो आप अपना सेटिंग चेंज करके सिंगल क्लिक भी कर सकते हो, लेकिन आपको यदि बाय डिफॉल्ट के हिसाब से आंसर लेना है तो आपको डबल क्लिक ही आंसर लेना होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड
और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन किया जाएगा? क्लोज कमांड का? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको कहा गया है कि लोड करने के मतलब स्टार्ट करने के लिए। न्यू कमांड? बिल्कुल नहीं होगा। सेव कमांड तो फाइल को जो मौजूदा जो ओपन फाइल को सेव किया जाता है, तो गलत बात है। आंसर हो जाएगा अपना ओपन कमांड को सेलेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन कमांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग मतलब किस पर्पस से किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है बिजनेस में? बिल्कुल नहीं, बिजनेस में तो आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वही काम आता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो सिंपल प्रिंटिंग वगैरह काम होता है उसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसमें भी सुपर कंप्यूटर काम नहीं होता। मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो जाएगा सुपर कंप्यूटर का हम निम्नलिखित ऑप्शन के अनुसार मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए हम सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में प्रयोग किए जाने वाले को हम क्या कहते हैं? अब पता है कि कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो मेमोरी जो है कंप्यूटर में 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। देखिए, इसमें पहला प्रकार होता है आपका रैम और रोम, इसमें आ जाएगा रैम और रोम, ये आपके पहला मेमोरी है। और दूसरा होता है आपके द्वितीयक मेमोरी, जिसमें आपका आता है हार्ड डिस्क, सीडी या फिर फ्लॉपी डिस्क, है ना, जो आपके स्टोरेज क्षमता को बढ़ाती है। आपके एक्सटर्नल स्टोरेज है, इसको हम एक्सटर्नल भी कह सकते हैं क्योंकि हम बाहर से भी लगा सकते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क का हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, यूनिक्स प्रचलन का सिस्टम है। ठीक है, यूनिक्स प्रचलन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? तो यूनिक्स जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बहुप्रयोगता मतलब मल्टी यूजर के लिए है। वास्तविक समय संसाधन? बिल्कुल नहीं। वो वितरित संसाधन? नहीं। एकलिक प्रयोगता? बिल्कुल नहीं। तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे लोग एक साथ काम कर सकते हैं यूनिक्स में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न, आप यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं या फिर छत्तीसगढ़ किसी बुक से देखे होंगे तो आपको कुछ प्रश्नों का स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे अलग से देखने को मिलेगा, जो आपको नए नए प्रश्नों का आपको आगे और देखने को मिलेगा, जो हमारे एसएससी और रेलवे के हैं। लेकिन आजकल जो व्यापम है एसएससी और रेलवे प्रश्न को भी उठा ले रहा है व्यापम के लिए। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है? जेपीईजी ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप है ना, ग्राफिक इंटरनेट फॉर ग्राफिक इज क्या बोलते हैं इसको, इंटरचेंज फॉर्मेट है, पीएनजी है, लेकिन एमडीबी हमारा पिक्चर वाला एक्सटेंशन नहीं है। ये हमारे डेटाबेस जो एमएस एक्सेस होता है ना, एमएस एक्सेस फाइल को एमडीबी फॉर्मेट में सेव किया जाता है। तो बाकी जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी ये जितने भी है हमारे पिक्चर फाइल के फॉर्मेट है, बाकी एमडीबी नहीं है। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन अत्यधिक समय व्यतीत करता है उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त में से कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर है नेट गुरु। ठीक है, इसका आंसर है नेट गुरु। अगला प्रश्न, प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा अनुप्रयोग किया जाता है? यहाँ देखिए कुछ शब्द आपको समझ में नहीं आएगा। प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन, और अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर। तो हम कुछ भी यदि प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो एमएस ऑफिस के अंदर हमको कौन सा प्रोडक्ट यूज होता है हमारे लिए? एमएस एक्सेस डाटा के लिए है, वर्ड हम सिंपल कोई लेटर टाइप करने के लिए कहते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट जो पब्लिशर है कुछ फ्लैक्स वगैरह बनाना है या प्रिंट, बड़ा प्रिंट निकालने उसके लिए काम आता है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट है उसमें हम कुछ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या फिर किसी चीज का प्रस्तुतिकरण करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है, पावर पॉइंट का। अगला प्रश्न, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में, ठीक है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो ये तो सबको पता है, यदि आप थोड़ा भी कुछ किए होंगे कंप्यूटर में काम तो आपको पता है इंटरनेट में जब भी आप कुछ भी पेज या फिर साइट बनाते हैं तो आपका जो प्रारंभिक जो भाषा है वो हमारा HTML है। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
ठीक है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब क्वेश्चन नंबर 19, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में एक बार में एक अनुवादित करता है क्या कहलाता है। प्रश्न ये हमारे जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं डेवलपर उनको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जब भी कुछ कोड लिखा जाता है, किसी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, कुछ पैकेज बनाया जाता है, तो उसमें कोड लिखी जाती है ना। लेकिन हम कोड लिखते किस में है, क्योंकि हम अभी एडवांस हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं जिसमें इंग्लिश के अक्षरों के माध्यम से कोड लिखा जाता है। लेकिन आप सबको पता है कंप्यूटर इंग्लिश भाषा को नहीं समझता, कंप्यूटर केवल 0 और 1 को समझता है। तो हम जो हाई स्तर भाषा लिखते हैं, हाई लेवल भाषा लिखते हैं इंग्लिश में, उसको मशीन लैंग्वेज 0 और 1 में चेंज करने का काम करता है। दो चीज करता है, एक तो इंटरप्रेटर करता है, दूसरा कंपाइलर करता है। बाकी सिमुलेटर और कमांडर तो इसमें आएगा नहीं। लेकिन इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इसमें कहा गया कि एक बार में एक अनुवादित मतलब लाइन बाय लाइन, है ना। अब इसको आपको कैसे कैसे समझाऊं। मान लेता हूं कि मैंने किसी प्रोग्राम के लिए एक पेज पूरा लाइन, है ना, एक पेज मैंने पूरा इतना सारा कोड लिख दिया, है ना। लेकिन ये कोड अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हाई लेवल में, इसको मशीन लेवल लैंग्वेज पे चेंज करना पड़ेगा। यदि मैं कंपाइलर यूज करता हूं इसको चेंज करने के लिए, तो मैंने जितना भी कोड लिखा है उस सारे कोड को एक साथ चेंज कर देगा, है ना। सारे कोड को, सारे लाइन को एक ही बार में करेगा। और वो कब करेगा, पूरे कोड लिखे जाने के बाद। यदि मैं 10 लाइन का मेरे पास कोड है तो मैं पूरा 10 लाइन कोड लिखूंगा, उसके बाद मैं कंपाइल ऑप्शन में जाके मैं इसको कंपाइल करूँ, मतलब उसको कंपाइलर में जाऊंगा। तब कंपाइलर क्या करेगा, सबको चेक करेगा और उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। यदि कहीं एरर आएगा तो एरर दिखाएगा, ठीक है। तो कंपाइलर सभी कोड को, जितने कोड आपने लिखे सभी को एक साथ चेंज करता है ना। और कब करता है, कोड लिखने के बाद। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, हर लाइन, जैसे मैं यहाँ कोड लिख रहा हूँ तो जैसी एक लाइन खत्म होगा इंटरप्रेटर तुरंत इसको चेक करेगा। आपको अलग से कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि इसको चेंज करो। वो इंटरप्रेटर जैसे ही आप एक लाइन खत्म करोगे या फिर जहां भी उसको आवश्यकता, वो तुरंत बता देगा कि ये सही है कि गलत है ना। तो हमको क्या कहना है, एक बार में एक अनुवादित मतलब एक बार में एक लाइन। तो एक बार में एक लाइन कौन चेंज करता है, इंटरप्रेटर करता है। जबकि कंपाइलर क्या करता है, संपूर्ण कोड को एक बार में चेंज करता है और आपको बाद में पता चलेगा कि आपने कौन सी लाइन में गलती की है। इंटरप्रेटर का एक फायदा ये है, यदि आपने एक लाइन का कोड लिखा, यदि उस लाइन में कुछ भी दिक्कत होगा तो आपको तुरंत वो इंटरप्रेटर हाईलाइट कर देगा कि आपने यहाँ गलती की है। यदि उस समय उस लाइन में कोई गलती नहीं आई, इसका मतलब ये है कि वो लाइन बिल्कुल सही है ना। तो ये होता है इंटरप्रेटर का काम। अब आगे समझते हैं, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। ठीक है, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा जो प्रमुख अवयव है वो उत्तरदायी होता है। तो इसके ऑप्शन है हमारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। ठीक है, क्या है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये हमारे कंप्यूटर के जितने भी गणितीय मामला है, गुणा भाग, ये सब इसको संपादित करने का काम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। एक और प्रश्न है, लोकप्रिय खोज इंजन मतलब गूगल, है ना, आपको सबको परिचित है गूगल से। गूगल का नाम गूगल शब्द से उत्पन्न है। याद रखिएगा, पहला आपका प्रश्न तो यही बन जाता है, जो गूगल का नाम है वो कहाँ से लिया गया है या किससे उद्भूत है। ये गूगल से लिया गया है, गूगल। अब देखिए इस गूगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, इस गूगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ऑप्शन में देखिए दिया गया है खोज करना, ठीक है, सूचीबद्ध करना या क्रॉल करना। लेकिन इसका सही आंसर है एक संख्या, एक जिसके बाद 100 शून्य हो। जैसे मैंने एक संख्या यहां लिख दिया, इसके बाद 100 शून्य होना ही गूगल कहलाता है। यही इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो। अब हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न, जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन, इस प्रश्न को हम पहले भी कर चुके हैं, इसका आंसर होगा नेट गुरु। अगला प्रश्न, विश्वव्यापी हम अभी तक केवल क्वेश्चन नंबर 30 तक करेंगे ना, बाकी क्वेश्चन हम अगले प्रश्न में करेंगे। विश्वव्यापी वेब वर्ल्ड वाइड पर सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली दूसरी स्थान वाली भाषा कौन सी है। तो इसका सही आंसर है इंग्लिश, है ना।
www. में इंग्लिश सेकंड नंबर पर उपयोग की जाने वाली भाषा है। निम्नलिखित में से कौन पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? तो इसका आंसर है एप्सन कंपनी जो है सबसे पहले लैपटॉप बाजार में लाया था। ठीक है, जो एप्सन कंपनी है वो सबसे पहले लैपटॉप बाजार में लाया था। ठीक है, अगला प्रश्न, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग का उपयोग किया? जैसे मतलब यदि आपको कंप्यूटर में इंटरनेट यूज करना है तो आप कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं? क्या वेब ब्राउजर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम से हम क्या करते हैं, नेट को एक्सेस नहीं कर सकते, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर का मूल है। ये वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर हमारे पास क्या होता है, बिंग, क्रोम, है ना, याहू, इस प्रकार, देखिए सॉरी वेब ब्राउजर बोला है, तो इसमें आ जाएगा आपका क्रोम, ओपेरा, मोज़िला फायर, इस प्रकार के जो ब्राउजर हैं ये हमारे कहलाते हैं वेब ब्राउजर। इसी सॉफ्टवेयर के यूज से आप इंटरनेट को एक्सेस करने की क्षमता में तो हैं, क्योंकि ये HTML का प्रयोग करके आपको इंटरनेट की दुनिया में लेकर चला जाता है। अगला प्रश्न, बहुत सस्ता और टिकाऊ प्रश्न जो आप सबको पता होगा। कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं? तो ये इसका चार्ल्स बेबेज, आंसर सबको पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में जिस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर जो है प्रिंट करने के लिए वो कौन सा प्रौद्योगिकी या फिर कौन सा तकनीक का उपयोग करता है, इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर है वो यूज करता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन का। किसका उपयोग करता है? माइक्रो इनकैप्सुलेशन। अब ये माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या है? तो ये सूक्ष्म कण होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म द्रव कण है, पारदर्शी, छोटे छोटे, इन्हीं और लाखों कण होते हैं, है ना, सूक्ष्म छोटे छोटे लाखों कण होते हैं, द्रव रूप में और पारदर्शी होते हैं। इसी तकनीकी का उपयोग करके प्रिंटिंग काम को संपन्न कराया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी डेटा हायरार्की आरोही क्रम में? इसका मतलब है बढ़ते क्रम में, कौन से जो डाटा है वो बढ़ते क्रम में। तो देखिए बढ़ते क्रम में आपको याद होना चाहिए बीट होता है, बीट के बाद बाइट होता है, ये बीट होगा उसके बाद आपको आ जाएगा बाइट। तो बीट पहले आएगा, बाइट बाद में आएगा। ठीक है, तो इसमें बाइट पहले आ गया है तो ये गलत बात है, फील्ड पहले आ गया है ये भी गलत बात है। बीट, बाइट, रिकॉर्ड, फील्ड, डेटाबेस और फाइल। ठीक है, इसमें होगा बीट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल, डेटाबेस। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये से। अब देखिए बीट हमको 0 और 1 को बीट कहते हैं, बीट के बाद बाइट आते हैं। फील्ड हम इसको देखिए, फील्ड किसको कहते हैं ये अब ध्यान देखिए। जब भी आप फाइल के कंसेप्ट में जाएंगे तो देखिए फील्ड किसको कहते हैं। देखिए ये मैंने अगर पहले टेबल बना लिया तो इस प्रकार से यदि मैंने कॉलम बनाया तो इस रो को मैं कहता हूँ फील्ड, और इस पूरे टेबल को कहा जाता है रिकॉर्ड। याद रखिएगा, केवल एक रो को कहा जाएगा फील्ड और पूरे टेबल को कहा जाएगा, जितने भी टेबल में डाटा होगा उस संपूर्ण को कहा जाएगा रिकॉर्ड। और फाइल, एक से अधिक टेबल या फिर एक से अधिक डाटा को हम फाइल कहते हैं। फाइल के बाद हमारा बनता है डेटाबेस। तो इस प्रकार से उसका सही उत्तर हो जाएगा बीट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। अगला प्रश्न, कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले डेटा लेता है, डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। इसका मतलब एग्जीक्यूट लास्ट में होना चाहिए, तो एग्जीक्यूट लास्ट में है ना, यहाँ पे एग्जीक्यूट लास्ट में नहीं है, ये गलत। दूसरा बात, जो डिकोड है वो सेंटर में होना चाहिए, तो डिकोड कहीं सेंटर में है क्या, बस यहीं पे है, तो ऑप्शन नंबर सी। फैच मतलब डेटा को लेना, डिकोड मतलब प्राप्त हुई डाटा को कंप्यूटर पहले उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है, चेंज करने के बाद उस प्रोग्राम पर, उस डाटा पर एग्जीक्यूशन दिखाता है। तो सही क्रम हो जाएगा हमारा फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। आज का लास्ट प्रश्न पढ़ेंगे हम, 30 प्रश्नों का सेट करने वाले हैं ना। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के जिले में शुरुआत किया गया? तो ये है हमारा केरल। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने 30 प्रश्नों को देखा है और इसी सीरीज में हम कई लगभग 2 से 3 हजार प्रश्न करने वाले हैं जो आपके SSC लेवल के प्रश्न हैं। बाद में हम करेंगे जो छत्तीसगढ़ में पूछे गए हैं, CG व्यापम में पूछे गए हैं, और ये सब प्रश्न हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।